वेलकम गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 23। और ये ऑप्टिक्स का अपना दूसरा लेक्चर होगा। और इस दूसरे लेक्चर में हम लेंसेज के बारे में बात करेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, रिफ्रैक्शन फ्रॉम दी स्फेरिकल सरफेसेस के बारे में बात करेंगे। और ये जो फॉर्मूलाज है वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज फॉर्मूलाज हैं, और ये फॉर्मूला के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। मतलब ये जो टॉपिक है ना, ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर से आप न्यूमरस क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट हर एक टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करूंगा, और आपको डेफिनेटली इस पर्टिकुलर टॉपिक के जो भी फॉर्मूलाज है उसकी एप्लीकेशंस के बारे में पता चल जाएगा। एज आई टोल्ड यू कि ये हमारे बेसिक लेक्चर्स है जिसमें मैं आपको, मेरा मेन टारगेट ये है कि आपको फॉर्मूला एप्लीकेशन सिखाऊं। ठीक है, सो दैट ये चीज बहुत ही इफेक्टिव रहेगी आपके लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम्स को लिया हुआ है वो सारे प्रॉब्लम्स एटलीस्ट एक एक मेथड को कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को, इस पर्टिकुलर लेक्चर को। सबसे पहले हर हर बार जैसे हम डिस्कस करते हैं ना, फॉर्मूला लिस्ट बना देते हैं, फॉर्मूलाज को रिवाइज करते हैं। लेट अस डू द सेम थिंग अगेन। यहाँ पे ये स्फेरिकल सरफेस है, ये है डेंसर मीडियम, ये है रेरर मीडियम। ठीक है, ये है डेंसर, ये है रेरर। रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2। और अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में इस पर्टिकुलर केस के लिए फॉर्मूला जो वैलिड होगा वो कुछ ऐसा होगा, -N1 अपॉन यू प्लस N2 अपॉन वी, N2 माइनस N1 अपॉन आर। ये आर जो है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब इसी सिचुएशन में क्या अगर मान लो ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो, ये डेंसर मीडियम विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, ये रेरर मीडियम विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, और ऑब्जेक्ट यहां पे है। अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे सिचुएशन में N1 और N2 को इंटरचेंज कर देंगे अपने। तो यहां पे N2 आ जाएगा N2 अपॉन यू, फिर N1 अपॉन वी, N1 माइनस N2 अपॉन आर। सो ये दो फॉर्मूला आपको मिल चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत फेमस फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहते हैं इसको। लेंस मेकर फॉर्मूला है 1 अपॉन एफ एन लेंस अपॉन एन मीडियम माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन R2। तो ये है फोकल लेंथ इन अ मीडियम। फॉर एग्जाम्पल देके समझाता हूं। देखो क्या है, अगर मुझे लेंस है, ग्लास का लेंस है, कांच का लेंस है, और वो हवा में रखा गया है, इट इज केप्ट इनसाइड द एयर। ऐसी सिचुएशन में हम ये फॉर्मूला ऐसा लिख सकते हैं, एफ एयर इज इक्वल टू एन ग्लास अपॉन एन एयर माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक है, ये हो जाएगा फॉर्मूला ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस विच इज मेड अप ऑफ ग्लास इन एयर। अगर इसी लेंस को पानी में रख दिया जाए तो क्या होगा, तो ये एफ वाटर हो जाएगा, यहां पे एन ग्लास आएगा, एन वाटर आएगा, यहां पे -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ओके, ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा लेंस की फोकल लेंथ का, किसमें, वाटर के अंदर। अगर हम यहां पे ऐसा लेते हैं कि एन ग्लास इज इक्वल टू 1.5, एन वाटर है वो 1.33, एंड एन एयर को अगर हम 1 लेते हैं, अगर इतने 3 पैरामीटर हम यहां पे कंसीडर कर लेते हैं, तो अगर आप इन दो इक्वेशन का अगर आप रेशियो ले लोगे ना, सो टेकिंग रेशियो ऑफ दिस इक्वेशंस, क्या मिलेगा आपको, एफ वाटर इज इक्वल टू 3.91 टाइम्स एफ एयर मिल जाएगा।
अब मैं यहाँ पे ये रिजल्ट इसलिए मेंशन कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जब अपना लेंस हवा में से पानी में शिफ्ट कर देते हैं, पहले हवा में था पानी में ले जाते हैं, तो उसकी फोकल लेंथ जो है वो नियरली 4 टाइम्स और प्रिसाइजली 3.91 टाइम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इससे ये भी पता चलता है कि डेंसर मीडियम में जाने से लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस की फोकल लेंथ जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाती है जब आप उसको डेंसर मीडियम में ले जाते हो। चलो, फिर इसके बाद पावर ऑफ लेंस होता है। पावर ऑफ लेंस क्या है? तो कि पावर ऑफ लेंस है पावर इज इक्वल टू 1/f। ये तब होगा जब f इज इन मीटर, लेकिन अगर मेजोरिटी ऑफ द केसेस में हमको f सेंटीमीटर में दिया जाता है, तो अगर f सेंटीमीटर में है तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा पावर इज इक्वल टू 100/f। इतना याद रखना। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की अगर हम बात करें, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में क्या होता है कि दो लेंस का जब कॉम्बिनेशन होता है तब उसकी कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ होती है वो फोकल लेंथ को फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। फिर पावर इज इक्वल टू पावर 1 प्लस पावर 2 हो जाता है। फिर ये मैग्निफिकेशन उसका m1 इंटू m2 हो जाता है। मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट मिलता है मुझे यहाँ पे, और इसलिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप या कंपाउंड टेलीस्कोप बनाया जाता है जिसमें दो या दो से ज्यादा लेंसेज को यूज किया जाए, सो दैट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से सिस्टम का मैग्निफिकेशन क्या बढ़ जाता है, हो जाता है, बढ़ जाता है। और उसकी वजह से क्या हो जाता है, मैग्निफिकेशन इज द मेन की ऑफ आई कैन से कोई भी माइक्रोस्कोप है या टेलीस्कोप है। जितना ज्यादा मैग्निफिकेशन उतना अच्छा व्यू हमको मिलता है। ओके, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के बारे में मैंने यहाँ पे बात किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज और है जो है यहाँ पे दिखाता हूं, ये है सिल्वरिंग द लेंस। सिल्वरिंग द लेंस, लेंस को सिल्वरिंग करेंगे तो क्या होगा? ये आपका एक लेंस है, मान लो हमने यहाँ पे लेंस को इस जगह से क्या कर दिया है, सिल्वरिंग कर दिया है। फिर ये उसको हम क्या कर सकते हैं, ये लेंस और इस मिरर की सिस्टम के तौर पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब ये सिस्टम है, ये लेंस है और ये मिरर है। ठीक है, सिस्टम है, लेंस है और मिरर है। अब देखो, अगर सिस्टम का फोकल लेंथ है fs, लेंस का फोकल लेंथ है fl और मिरर का फोकल लेंथ होता है fm। fm होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर डिवाइडेड बाय 2। तो ऐसे सिचुएशन में ये फॉर्मूला वैलिड है, 1/fs इज इक्वल टू 1/fm प्लस 2/fl। ठीक है, ये फॉर्मूला वैलिड है किसके लिए? सिल्वरिंग द लेंस के लिए। ओके, सिल्वरिंग द लेंस हो तब ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूटिलाइज करो। इसके सिवा, जस्ट मिनट गाइस, इसके सिवा देखो, यहां पे देखो, इंटेंसिटी ऑफ इमेज प्रोड्यूस्ड बाय लेंस अगर कोई होती है, इंटेंसिटी ऑफ इमेज प्रोड्यूस्ड बाय लेंस अगर होता है तो क्या होता है? देखो, तो इंटेंसिटी ऑफ इमेज जो होती है वो लेंस के एरिया के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होती है। लेंस का जो एरिया होता है, सर्कुलर एरिया, ठीक है, उस एरिया के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होती है। फिर माइक्रोस्कोप के लिए अगर कोई पूछे कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है L इंटू डी अपॉन FO इंटू FE। L होता है ट्यूब लेंथ, D होता है नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, FO और FE है ऑब्जेक्टिव और आईपीस की फोकल लेंथ है। और टेलीस्कोप की बात अगर हम करें तो टेलीस्कोप के मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो है FO अपॉन FE। ठीक है, तो इतना बेसिक्स आई होप के जान लिया है, तो आई थिंक आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर कुछ और भी ऐसे फॉर्मूलाज जरूरी जो है वो अगर अपने कैलकुलेशन के दौरान आएंगे तो आई विल डिस्कस एट दैट पर्टिकुलर टाइम। लेट्स स्टार्ट गाइस सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। देखो यहाँ पे
स्फेरिकल ग्लास सरफेस है, मान लो ये है स्फेरिकल ग्लास सरफेस, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 10 सेंटीमीटर। इसका म्यू ग्लास मतलब ये N2 जो है वो है 1.5। इस तरफ N1 जो है वो हवा है, इसलिए N1 इज इक्वल टू 1 करेंगे। और अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है वर्ड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सोर्स एंड ग्लास सरफेस। मान लो पॉइंट सोर्स यहाँ पे है और ये ग्लास सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम U कहते हैं, वो 50 सेंटीमीटर दिया है। लेकिन अगर ओरिजिन में यहाँ पे कंसीडर करूँ तो ये नेगेटिव एक्स एक्सेस होगी, इसकी वजह से U को क्या लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे। तो इमेज पोजीशन निकालनी है, तो हम देखते हैं क्या होता है। तो देखिए हियर -N1 अपॉन U प्लस N2 अपॉन V, N2 माइनस N1 अपॉन R, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। N1 की जगह पे 1 आएगा, U होगा -50, N2 की जगह पे 1.5, ये V 1.5 माइनस 1 क्या होगा, 0.5 होगा, नीचे रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा 10। ओके, तो यहां से क्या पता चलता है 1.5 अपॉन V, ये 0.5 अपॉन 10 जो है उसको हम 1 अपॉन 20 लिख सकते हैं, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अगर इसको मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूं तो ये -1 अपॉन 50 हो जाएगा। सो 1.5 अपॉन V इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे 100, ये हो जाएगा 5 माइनस 2, मतलब ये 3/100 हो जाएगा। और 3/100 मतलब ये हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 3, तो ये है 50 सेंटीमीटर, ये है 50 सेंटीमीटर। ओके, सो V इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर इज माई आंसर, एंड यू कैन सी दिस इज ऑप्शन बी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ग्लास स्फीयर है और उस ग्लास स्फीयर के अंदर एक एयर बबल है। मैं चलो ग्लास स्फीयर ले लेता हूं पहले। ये ग्लास स्फीयर है, इसके अंदर एक एयर बबल है। एट अ डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द डायमीटर, मतलब इस सरफेस से, ये जो सरफेस है ना उससे 3 सेंटीमीटर पे है, मतलब यहां पे है, तो ये हो जाएगा अपना U। और मैं लिख सकता हूं यहां पे कि U इज इक्वल टू -3 सेंटीमीटर। अब ये उसका सेंटर होगा, और यहाँ पे डायमीटर कितना दिया है 10, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 5। तो मैं रेडियस की जगह पे क्या लिखूंगा, -5 सेंटीमीटर लिख दूंगा। ओके, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है 1.5, और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है अपना वो कहाँ पे है, डेंसर मीडियम में है। सो इन दिस केस हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, देखो ये N2 है, ये N1 है, ठीक है। हम हमेशा रेयरर मीडियम में N1 लेते हैं और डेंसर मीडियम में N2। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, N2 माइनस N2 अपॉन U, N1 अपॉन V, N1 माइनस N2 अपॉन R हो जाएगा। आइए वैल्यू डाल देते हैं। N2 की वैल्यू है -1.5, U होगा -3, N1 जो है वो होगा 1, और V जो होगा, V व्हाट इज दैट V, तो हमको वो ढूंढना है, ठीक है। N1 माइनस N2 यानी 1 माइनस 1.5, और R जो है रेडियस इज -5। चलिए अभी क्या करते हैं, ये हो जाएगा बेसिकली 0.5 प्लस V इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -0.5 अपॉन -5। तो देखिए यहाँ पे 1 अपॉन V, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 0.5 अपॉन 5 यानी 1/10, और ये माइनस है, बेसिकली माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी ये 0.5, और 0.5 इस तरफ ले आओगे तो हाफ इस तरफ आ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, 1 अपॉन V इज गोइंग टू बी 1 माइनस 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो V का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 अपॉन -4, और 10 अपॉन -4 यानी -2.5 सेंटीमीटर। सो ये होगा अपना आंसर।
कौन सा आंसर सही है यहाँ पे? ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है? अब मार्क प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर इज व्यूड थ्रू द ग्लास फ्रॉम अ पोजिशन डायरेक्टली ऑपोजिट। देखो यहाँ पे करने का मतलब क्या है, सुनो ध्यान से। यहाँ पे मैं एक स्फीयर ले रहा हूं, ठीक है, ये उसका सेंटर है और ये एक्सिस है, ठीक है, ये एक्सिस है। चलिए अभी मार्क प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर इज व्यूड थ्रू द ग्लास। मैं मान लो यहां से देख रहा हूं, आई एम विजुअलाइजिंग द थिंग्स फ्रॉम दिस प्लेस। यहाँ पे मेरी आंख है, तो मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट या फिर मार्क रखा हुआ है। दिस इज बेसिकली द मार्क विच वी आर लुकिंग फ्रॉम एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड। ओके, और ये है डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज 10। तो ये बेसिकली जो है सरफेस का रेडियस जो है वो 5 हो जाएगा। ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। ये जो है N2 वो है 1.5 और बाहर वाला जो मीडियम है वो है 1। ओके, इतना दिया हुआ है हमारे पास, इतना डेटा पड़ा हुआ है और ये हमारा R हो जाएगा। और मेरा, मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मैं ओरिजिन यहाँ पे लेता हूँ। दिस इज द प्लेस विच इज व्हाट माय रेफरेंस पॉइंट इज। ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, तो यहां से पता चलता है कि ऑब्जेक्ट मार्क जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट जो है उसका डिस्टेंस u जो है दैट इज गोइंग टू बी -10 सेंटीमीटर, ठीक है। सो हियर u जो है वो है -10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा -5 सेंटीमीटर गाइस। ओके, n1 जो है वो 1 और n2 जो है वो 1.5 हो जाएगा। यहाँ पे भी अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर कंसिडर करेंगे? वो ऑपोजिट साइड है, हम रेयर मीडियम से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को डेंसर में कंसिडर करेंगे। और डेंसर को कंसिडर किया है तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा आएगा, -n2/u, n1/v, n1 - n2/r। चलिए n2 की जगह पे वैल्यू रख देते हैं -1.5, u हो जाएगा -10 प्लस n1 यानी 1, v ढूंढना है मुझे, n1 - n2 मुझे देगा -0.5 और रेडियस ऑफ कर्वेचर है -5। तो यहां से मुझे 1/v कुछ मिलेगा। देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.5/5 यानी 1/10। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया और हम उसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो -1.5 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा ये। सो 1/v इज गोइंग टू बी 1 - 1.5 इज 0.5 और नीचे आ जाएगा 10। ओके, सो यहां से v का जो वैल्यू मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी -20 सेंटीमीटर। -20 सेंटीमीटर पे मिलेगा, मतलब अपना ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यानी इस पोजीशन से -20 यानी समवेयर अराउंड हियर, स्क्रीन के एकदम टच करके देखो मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, तो वहां पे आपको इसकी इमेज दिखाई देगी। चलो आगे बढ़ते हैं। बाई कॉन्वेक्स लेंस है। बाई कॉन्वेक्स लेंस का मतलब ये होता है कि लेंस के ये दोनों जो कर्वेचर होते हैं उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों साइड जो होता है वो दोनों साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर r होता है। ओके, दोनों साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होता है। और ऐसे सिचुएशन में हम लेंस मेकर फॉर्मूला को कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिए। 1/f n लेंस माइनस n मीडियम, ओके, 1/r1 माइनस 1/r2, ये हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला है। अब जरा ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये जो कर्वेचर है ना दैट इज बेसिकली कॉल्ड r1 और इसकी वैल्यू होगी r पॉजिटिव। और फिर ये जो कर्वेचर है उसको हम बोलेंगे r2, इसकी वैल्यू भी r होगी लेकिन नेगेटिव होगी, राइट। तो r1 की वैल्यू r होगी और r2 की वैल्यू नेगेटिव r हो जाएगी। तो यहाँ पे n लेंस अपॉन n मीडियम -1, अगर r1 की जगह पे r और यहाँ पे नेगेटिव r रख देंगे तो ये टर्म आ जाएगी 2/r।
आप रख के जरा देखो, R1 की जगह पे क्या रखना है, R रखना है, और R2 की जगह पे क्या रखना है, -R रखना है। तो ऐसा कुछ हो जाएगा। सो 1/f यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, बस हो गया, इतना ही हो गया, खत्म। अब डेटा देखते हैं, डेटा क्वेश्चन में देखते हैं और उसके हिसाब से अपने वैल्यूज को डालते हैं। चलिए शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या बोला है वो देखते हैं। देखो, बाइकॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दी गई है 2/3 टाइम्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब ये फोकल लेंथ जो है वो 2/3 टाइम्स रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी 2r/3 यहाँ पे दिया हुआ है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस का मटेरियल ढूंढना है, और मतलब लेंस का मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एनएल ढूंढना है। मीडियम हवा होगी तो यहाँ पे 1 ले लेंगे और ये हो जाएगा 2/r। तो ये इक्वेशन हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो ध्यान से, 3/2r nl - 1 2/r 2/r। चलो यहां से क्या पता चला अभी हमको कि nl - 1 क्या हुआ, तो ये हो गया 4/3। देखो r r कैंसिल हो जाएगा और ये 2 जो है वो राइट हैंड साइड में ऊपर चला जाएगा और वो 4 बन जाएगा, और ये जो लेफ्ट साइड 3 है वो नीचे आके 3 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3। तो nl क्या हो जाएगा, 1 + 4/3। ठीक है ना, 1 + 4/3। अच्छा सॉरी, मैंने गलती की, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो यहाँ पे ये गलती क्या है, जरा ध्यान से देखना। 4/3 नहीं आएगा, 3/4 आ जाएगा। एक्चुअली 3 यहां पे रहेगा, ये जो 2 है, ये वाला 2 वो कहां जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4। सो एनएल क्या हो जाएगा, 1 + 3/4। अब 3/4 होता है 0.75, और 0.75 + 1 करोगे तो ये हो जाएगा 1.75 गाइस। तो ये ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। ओके गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.2 मीटर एंड मेड ऑफ ग्लास। देखो यहाँ पे ये लिखा है ना, म्यू जी और उसके ऊपर ए, मतलब ये, इसका मतलब ये है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रिस्पेक्ट टू एयर। मतलब शुरू शुरू में आपने कांच के लेंस को कहां पे रखा है, एयर में रखा है। और अब देखो क्वेश्चन में, इज इमर्स्ड इन वाटर, पहले एयर में था, अब उसको क्या ले जाते हैं, वाटर में ले जाते हैं। तो याद रखो, जब भी कांच के लेंस को हवा में से पानी में लेके जाते हैं, तब हियर ग्लास लेंस is taken from air to water। तो क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ इन वाटर जो हो जाएगी, दैट इज 3.91 टाइम्स फोकल लेंथ इन एयर हो जाएगी। ओके, तो आप देखो 3.91 टाइम्स फोकल लेंथ इन एयर कितनी है, तो कि 0.2 है, 0.2 है। तो यहां पे क्या आएगा, देखिए 391 और 2 का प्रोडक्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 7, और 7.82 इसका आंसर आ जाएगा। सॉरी, 0.782, 7.82 नहीं, बट 0.782, 0.78 आ जाएगा फोकल लेंथ इन वाटर, इतने मीटर। लेकिन हमको यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द चेंज इन फोकल लेंथ। सो चेंज इन द फोकल लेंथ, तो अब वाटर में फोकल लेंथ और पहले हवा की फोकल लेंथ का डिफरेंस, ये 0.78 है और पहले कितना था, 0.20 था। तो यहां पे आंसर आएगा 0.58 मीटर गाइस। ठीक है, तो 0.58 मीटर हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर। नाउ डबल कन्वेक्स लेंस आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55। अब देखिए, डबल कन्वेक्स लेंस मतलब क्या, अल्टीमेटली बाई कन्वेक्स ही हुआ या फिर इक्वी कन्वेक्स लेंस ही हुआ। मतलब ये लेंस मुझे मैन्युफैक्चर करना है, और इस लेंस को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लेंगे वो है 1.55। ओके,
व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ फोकल लेंथ इज टू बी 20 सेंटीमीटर। अगर इस लेंस की फोकल लेंथ मुझे 20 सेंटीमीटर चाहिए तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होना चाहिए। तो लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करते हैं, देखो एन लेंस अपॉन एन मीडियम माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। चलो अब यहां पे एन ग्लास हो जाएगा, नीचे हो जाएगा एन एयर माइनस 1। अब 1 अपॉन आर, ये R2 होगा वो माइनस आर हो जाएगा। अभी हमने देखा था R1 आर होता है और R2 माइनस आर हो जाएगा। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.55 है, माइनस 1, और ये हो जाएगा 2 अपॉन आर, ये हो जाएगा 2 अपॉन आर। ओके, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर ढूंढना है तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या आएगा, ये 1.55 माइनस 1 हो जाएगा 0.55 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय फोकल लेंथ, राइट। तो चलो ये हो जाएगा 0.55 मल्टीप्लाइड बाय 2 और फोकल लेंथ चाहिए 20 सेंटीमीटर। बस इसका प्रोडक्ट कर दो। अगर आप इसका प्रोडक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 110 और एक 2 पॉइंट काट लो तो क्या आ जाएगा 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 20 एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू 22 सेंटीमीटर गाइस। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा 22 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे एक ट्रिक बताना चाहूंगा गाइस। देखो अगर ग्लास लेंस है, कांच का लेंस है 1.5 जितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, तो उस लेंस के लिए फॉर ग्लास लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 इन एयर, याद रखना हमेशा फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों इक्वल होते हैं। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों इक्वल होते हैं। अब अगर ये फैक्ट अगर आपको पता है तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। देखो 1.5 हो ना तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएंगे 20, यहाँ पे फोकल लेंथ 20 है और अगर हमको यहाँ पे 1.5 दिया होता तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी डायरेक्टली 20 बोल देते, ठीक है। अब क्या, लेकिन यहाँ पे 1.5 की जगह पे स्लाइटली बड़ा दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी 1.55 दिया हुआ है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी जो आंसर होगा वो 20 के आसपास वाला ही आंसर होगा। और चार ऑप्शन देखिए, चार ऑप्शन में 20 के आसपास वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो अपना आंसर होगा गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस आर व्हाट। डबल कॉन्वेक्स लेंस है गाइस, इसमें एक जो सरफेस है वो 20 सेंटीमीटर का है और दूसरा सरफेस जो है वो है 40 सेंटीमीटर का। देखिए क्या होता है यहाँ पे, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर का, ठीक है, और ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है वो है 40 का। सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 1 के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर का और सरफेस 2 के लिए वो हो जाएगा -40 सेंटीमीटर, क्योंकि माइनस आएगा वो इस साइड कर्वेचर बनाएगा, ठीक है, इस साइड कर्वेचर बनाएगा तो उसका रेडियस आएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो इसके लिए वो -40 लिख सकते हैं। और एंड इस फोकल लेंथ दिया हुआ है, इसका फोकल लेंथ भी आपको दिया हुआ है, वो है 20 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है इस लेंस का। तो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस निकालना है और मतलब लेंस तो हवा में ही रखा है तो एन ए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, तो बस क्या करेंगे यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कौन से फॉर्मूला को, लेंस मेकर फॉर्मूला को फिर से अप्लाई करते हैं। एन एल अपॉन एन एयर माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। चलिए 1 अपॉन 20, इसका फोकल लेंथ है 1 अपॉन 20, ये 20 मिल चुका है। एन एल फाइंड करना है, बाहर हवा है तो 1 माइनस 1, R1 की जगह पे 20 लेंगे और R2 की जगह पे -40 आ जाएगा। तो 1 अपॉन 20 इज इक्वल टू एन एल माइनस 1 और ये हो जाएगा 2 अपॉन 40 प्लस 1 अपॉन 40। देखो 1 अपॉन 20 को मैंने 2/40 लिख दिया है।
सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/20 इज इक्वल टू NL-1 3/40। ओके, सो यहाँ पे NL-1 क्या मिलेगा मुझे, सो इट इज गोइंग टू बी, देखो क्या होगा, 40 लेफ्ट हैंड साइड ऊपर जाएगा, 20 इंटू 3 60 नीचे आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 2/3। ओके, 2/3। तो यहां से मुझे NL की वैल्यू क्या मिलेगी, 2/3 प्लस 1 मिल जाएगा। सो इट इज गोइंग टू बी 2, इट इज गोइंग टू बी 2। 2 3 प्लस 1 3 प्लस 2 5, 5/3, सॉरी 2 नहीं बट 5/3। इट इज गोइंग टू बी 5/3 गाइस। चलो 5/3 इज माई ऑप्शन, 5/3 इज द राइट आंसर। ओके गाइस, तो यहां पे ये आंसर आ चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन अ लिक्विड हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। मतलब हमने लेंस को कोई लिक्विड के अंदर डुबो दिया और उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है। मतलब यहां पे हमने क्या कर दिया, एन लेंस और एन मीडियम को क्या कर दिया, सेम कर दिया। अगर तो हमारा जो फॉर्मूला है लेंस मेकर फॉर्मूला, वो क्या है, NL/NM-1, और ये हो जाएगा 1/R - 1/R2। तो देखिए NL और NM अगर सेम है तो ये आंसर आ जाएगा 1, और 1 - 1 हो जाएगा 0, तो 1/F इज गोइंग टू बी 0। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर फोकल लेंथ इज गोइंग टू बिकम इनफाइनाइट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वर्जिंग लेंसेज आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। पहला रेडियस ऑफ कर्वेचर और दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर पहला रेडियस ऑफ कर्वेचर r है तो दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा -2r, क्योंकि दोनों का रेशियो है 1:2। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, मतलब दिया हुआ है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लेंस का वो है 1.5, और लेंस को कुछ दिया नहीं है तो बाय डिफॉल्ट उसको हवा में रखा गया है। तो मुझे क्या करना है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी हो सकती है उसकी कैलकुलेशन करनी है। चलिए अप्लाई करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला को, NL/NA-1 1/R1 - 1/R2। चलो अब क्या करेंगे, F की जगह पे 1/6 लिखेंगे, NL यानी 1.5/1 - 1, R1 की जगह पे R और R2 की जगह पे -2R। ये हो जाएगा 0.5 यानी 1/2, और यहाँ पे क्या आएगा 2/2R। 1/R को 2/2R लिखता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2R। ठीक है, तो यहां से मुझे पता चलेगा, क्या पता चलेगा, 1/3 इज इक्वल टू 3/2R। सो इट इज गोइंग टू बी R इज इक्वल टू 9/2, और R की वैल्यू 9/2 आ गई है तो R हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर जो उससे डबल है, सो वो डबल क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो, कन्वर्जिंग लेंस इज यूज्ड टू फॉर्म एन इमेज ऑन द स्क्रीन व्हेन अपर हाफ ऑफ लेंस इज कवर्ड विद द ओपेक स्क्रीन। मतलब मैं क्या करता हूं, ये लेंस जो है इसका अपर हाफ यानी इतना पार्ट मैं कोई स्क्रीन से कवर कर दूं, तो भी ये नीचे वाला पार्ट क्या करेगा, रेज इसके ऊपर आएंगे कहीं से भी जहां से आने चाहिए। ठीक है, उसका रिफ्रैक्शन होगा, और जहां पे भी स्क्रीन होगी उस स्क्रीन पे वो क्या करेंगे, इमेज तो प्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऊपर वाला पोर्शन डिसअपियर कर दिया हमने। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो गया कि एरिया थ्रू विच लाइट इज एंटरिंग, वो एरिया क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और एरिया रिड्यूस होने से क्या हो जाता है, इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज हम जानते हैं कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एरिया, राइट।
तो अपना जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सही ऑप्शन विल बी, और इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल रिड्यूस और डिक्रीज। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब वर्चुअल इमेज मिलनी चाहिए और इरेक्ट मतलब सीधी इमेज मिलनी चाहिए, ऐसी सिचुएशन कहां पे होती है? तो देखिए, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस नहीं, सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर में और कॉन्केव लेंस में, मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सही है, मतलब अपना डी ऑप्शन है। आप देखिए, कोई भी कॉन्वेक्स मिरर ले लीजिए, देखिए कॉन्वेक्स मिरर ले लिया मैंने, अगर मैं ऑब्जेक्ट यहां पे रखता हूं तो एक रे ऐसे आएगा, रिफ्लेक्ट होके वो ऐसे जाएगा, फिर एक रे ऐसे आया, रिफ्लेक्ट होके ऐसे गया। तो देखिए, इसकी इमेज को फॉर्म करने के लिए मुझे पीछे की तरफ स्ट्रेच करना पड़ेगा, और यहाँ पे छोटी इमेज मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी, और स्ट्रेच करना पड़ा, इसलिए वो क्या हुई, वर्चुअल इमेज हुई। अगर मेरे पास कॉन्केव लेंस है तो क्या होगा, ऐसा लेंस है अगर मेरे पास, तो देखो यहां पे ऑब्जेक्ट रखा, ये लाइट ऐसे चली जाएगी, और दूसरी जो है वो आर पार यहाँ सेंटर में से निकल जाएगी। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको स्ट्रेच करके लेना पड़ेगा, यहाँ पे इरेक्ट इमेज मिलेगी, इरेक्ट इमेज मिली लेकिन स्ट्रेच करके मिली, इसलिए वर्चुअल। तो मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हो, ऑप्शन ए और सी, यानी अपना ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। The image of needle placed 45 centimeter from the lens is formed on the screen placed 90 centimeter on the other side of the lens। अच्छा, आप देखो ध्यान से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पढ़ो, हाँ ध्यान से पढ़ो, आपको पता चल जाएगा क्या आंसर होना चाहिए। इमेज ऑफ अ नीडल प्लेस 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मान लो मेरे पास यहाँ पे एक लेंस है, ठीक है, तो यहां से पहले नीडल रखी जाती है कहां पे, 45 सेंटीमीटर पे, तो डेफिनेटली उसकी कोई ना कोई इमेज आपको यहां पे मिल जाएगी। और ये कहां पे मिलती है, 90 सेंटीमीटर पे उसकी इमेज आपको मिल जाती है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा 45 पे, तो 90 सेंटीमीटर पे आपको इमेज मिली, ऐसा बोला गया है। तो देखिए, ये दोनों को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसका फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, राइट। देखेंगे, जरूरी हो तो निकालेंगे। दूसरा क्या पूछा है यहाँ पे, अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज इफ द नीडल इज मूव बाय 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। अब इस नीडल को मैं इस तरफ 5 सेंटीमीटर ले जाऊं अगर, तो ये इमेज कहां पे शिफ्ट होगी, देखिए हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्ट लेफ्ट शिफ्ट होगा तो ये इमेज भी लेफ्ट शिफ्ट होगी, ऑब्जेक्ट राइट शिफ्ट होगा तो इमेज भी राइट शिफ्ट होगी। ऐसा कहां पे होता है, लेंस में होता है भाई, ओके। मिरर में उल्टा होता है, इमेज और ऑब्जेक्ट वो दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट मूव करते हैं, क्योंकि मिरर में रिफ्रैक्शन नहीं होता है, रिफ्लेक्शन होता है, और यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, इसकी वजह से लेफ्ट ऑब्जेक्ट लेफ्ट मूव हुआ तो इमेज भी लेफ्ट मूव करेगी, तो यहाँ पे टूवर्ड्स लेंस मूव करेगी इमेज अपनी। तो टूवर्ड्स लेंस वाले दो पॉसिबल ऑप्शन है हमारे पास, 10 और 15, ये दोनों में से अपना एक आंसर होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पे, फोकस लेंस फॉर्मूला को यूज करते हैं। लेंस फॉर्मूला होता है 1/u 1/v 1/f, और यहाँ पे उसमें होता है माइनस की साइन, ठीक है। चलो अब इसमें क्या करेंगे, u की वैल्यू लेंगे -45, क्योंकि 45 दिया हुआ है, और v का वैल्यू 90 लेंगे, तो यहां से क्या मिलेगा आपको, नीचे 90 एलसीएम मिल जाएगा, और ये हो जाएगा 2 + 1, सो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू 90/3, सो 30 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ, राइट। इस लेंस की फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर मिल चुकी है। अब हम क्या कर रहे हैं, फिर से हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, लेंस फॉर्मूला को, 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f, और यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगी। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड 5 सेंटीमीटर शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से अब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक,
यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा तो देखो क्या होता है, ये -50 हो जाएगा। वी हमको ढूंढना है और फोकल लेंथ अब मुझे पता है ये है 30। तो 1/v 1/30 -1/50 आ जाएगा। ये दोनों माइनस माइनस प्लस होके उस राइट हैंड साइड ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे v क्या हो जाएगा 1/v, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 150, 5 - 3, सो 1/v क्या आएगा 2/150, है ना, 2/150। ठीक है, तो v क्या मिला 150/2 यानी 75 सेंटीमीटर मिल गया मुझे। तो देखिए अब मुझे इमेज कहाँ पे मिल रही है, 75 सेंटीमीटर पे मिल रही है। मतलब मान लो 75 सेंटीमीटर यहाँ पे है। पहले इमेज कहाँ पे थी, तो क्या 90 सेंटीमीटर पे थी। तो मतलब ये इमेज लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गई। कितनी शिफ्ट हुई, तो कितना डिस्टेंस, और इतना डिस्टेंस कितना होगा 90 और 75 के बीच का 15 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें luminous object is separated from the screen by distance d। मतलब यहां पे एक ऑब्जेक्ट है और यहां पे क्या है, एक स्क्रीन है। अब हमको क्या करना है, एक कॉन्वेक्स लेंस बीच में रखना है। अगर मान लो मैंने यहां से x जितने डिस्टेंस पे रखा तो ये हो जाएगा d - x। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि u का वैल्यू जब -x होगा तब v का वैल्यू क्या होगा, d - x हो जाएगा। ऐसा हम बोल सकते हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबल फोकल लेंथ फॉर दिस कन्वेक्स लेंस। तो देखो यहाँ पे यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला में क्या लिख सकता हूं, -1/u 1/v और 1/f। चलो माइनस u है -x और v हो जाएगा d - x और ये हो जाएगा 1/f। तो यहां पे क्या होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा d - x प्लस x अपॉन x इंटू d - x इज इक्वल टू 1/f। सो ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से यहाँ पे एफ डी मिलेगा और राइट हैंड साइड में ये एक्स डी माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो चलो अब यहाँ पे ऐसा इक्वेशन मुझे मिल चुका है। इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी प्लस एफ डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं x को फाइंड करने की कोशिश करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है -b प्लस और माइनस √b² माइनस 4ac/2a, वो फॉर्मूला -b यानी यहाँ पे क्या होगा, d होगा। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी -d और c की वैल्यू हो जाएगी fd। तो -b यानी d, b² यानी d², 4 a यानी 1 और c यानी fd यानी 4fd अपॉन 2a यानी 2। तो x की वैल्यू ये मिली और x की ये वैल्यू तभी रियल वैल्यू मिलेगी। फॉर रियल वैल्यू ऑफ x मुझे क्या करना चाहिए, d² माइनस 4fd होना है, वो ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब है कि d² शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4fd होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि d शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4f होना चाहिए। ठीक है, और इसका मतलब यह है कि f शुड बी लेस देन और इक्वल टू d/4 होना चाहिए। f शुड बी लेस देन और इक्वल टू d/4 होना चाहिए। इससे पता चलता है कि f मैक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मिलेगी d/4। f मैक्स यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल फोकल लेंथ पूछा है, दैट इज d/4, दैट इज d/4। चलिए आगे बढ़ते हैं। A lens having focal length f and aperture
ऑफ अ डायमीटर डी, एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ क्या है, एफ है, और उसके डायमीटर का, अपर्चर का डायमीटर जो है वो डी है। तो देखो ध्यान से एक बात समझा देता हूं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले। अगर ये लेंस होता है, अगर हम उसको साइड से देखें ना तो ऐसा लगता है, लेकिन अगर लेंस को हम फ्रंट से देखते हैं तो दैट इज लुकिंग लाइक अ सर्कुलर लेंस। ये उसका डायमीटर है, ये उसका डायमीटर है। ओके, अब याद रखना एक चीज, फोकल लेंथ है ना, फोकल लेंथ डिपेंड अपॉन n1, यानी लेंस को कौन से मीडियम में रखा है, फिर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स R1 एंड R2, ये हमने लेंस मेकर फॉर्मूला से सीखा है कि फोकल लेंथ इस सब चीज पे डिपेंड करती है। और इंटेंसिटी ऑफ इमेज जो होती है वो बेसिकली एरिया के स्क्वायर के प्रपोर्शन में होती है, वो एरिया पे डिपेंड करती है। तो देखिए पहला अपना जो लेंस है उसके लिए इंटेंसिटी की बात करें तो मैं प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर यानी प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर बोल सकते हो, वेर आर इज द रेडियस। लेकिन हमको यहाँ पे रेडियस दिया नहीं गया है, इसलिए आई इज प्रोपोर्शनल टू पाई, रेडियस की जगह पे डी बाई टू रखोगे, डायमीटर बाई टू, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाय 4। ठीक है, और प्रोपोर्शनैलिटी को निकाल देंगे तो कोई कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो ये के पाई डी स्क्वायर बाय 4। ठीक है, ये इंटेंसिटी होगी किसकी, इमेज की, जब पूरा लेंस होगा। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, एपर्चर ऑफ डायमीटर डी बाई टू इन द सेंट्रल रीजन ऑफ द लेंस इज कवर्ड बाय ब्लैक पेपर। मतलब यहां से सेंट्रल रीजन में डी बाई टू जितना डायमीटर जो है, इतना डायमीटर हम ब्लैक पेपर से उसको ढक दिया जाता है। ओके, ब्लैक पेपर से उसको ढक दिया जाता है। आप इसको ऐसे भी ढक सकते हो, ऐसे, मतलब यहां से लाइट पास होगी, यहां से लाइट पास होगी, लेकिन बीच में से लाइट पास नहीं होगी। तो यहां पे क्या हो गया, एरिया रिड्यूस हो गया। तो अभी कितना एरिया बचा, उतना एरिया लेते हैं। देखिए पहले जो एरिया था वो था पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर था। इसका मतलब ये था कि पहले का एरिया हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। मैं दूसरी बार क्यों लिख रहा हूं भाई, चलो दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं है, पहले का एरिया हमको ऑलरेडी पता है। अब ये ढक देने के बाद, ये ब्लैक पेपर लगा देने के बाद जो एरिया बचता है वो एरिया कितना होगा वो निकालते हैं, रिमेनिंग एरिया। तो देखो पहले का एरिया कितना, पाई डी स्क्वायर बाय 4। अब कितना एरिया निकाल दिया, तो कि डी बाई टू जितनी रेडियस वाला एरिया हमने निकाल दिया है। ठीक है, डी बाई टू जितने डायमीटर वाला, सॉरी, डी बाई टू जितने डायमीटर वाला एरिया हमने निकाल दिया है, मतलब आधा एरिया हमने बेसिकली निकाल दिया है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, जरा देखिएगा ध्यान से, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, पहले का एरिया, अब जो एरिया बाकी है वो एरिया को हम क्या करेंगे, जितना एरिया निकाल दिया है उतना एरिया माइनस कर देंगे। ये पहले का एरिया, अब मैं माइनस कौन सा एरिया कर रहा हूं, वो एरिया कर रहा हूं जिसको हमने ब्लैक पेपर से ढक दिया है। ठीक है, तो ब्लैक पेपर से ढक देने के बाद यहां पे क्या होगा, डी बाई डायमीटर आधा कर दिया, तो बेसिकली रेडियस तो चौथे भाग की कर देंगे ना। तो यहाँ पे बेसिकली डायमीटर बाय 4 उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। देखते हैं मैं गलती नहीं कर रहा हूं कि नहीं, चेक करते हैं। एक मिनट, एक मिनट, देखो ध्यान से देखते हैं इसको, रिमेनिंग एरिया ढूंढेंगे। चलिए, रिमेनिंग एरिया मतलब टोटल एरिया माइनस, मैं इसको लिखूंगा ब्लैक एरिया। ठीक है, ब्लैक एरिया
ये जो है d/2 जितना डायामीटर है, और यहां पे पूरा डायामीटर है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई डायामीटर स्क्वायर बाय 4, ये एरिया का फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पे पाई डायामीटर अब कितना हो गया है, d/2/4। तो यहाँ पे पाई/4 बाहर निकाल देंगे, यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस ये d/2 का होल स्क्वायर यानी d²/4 हो जाएगा। देखो, और ये पाई/4, ये 4d² माइनस d² यानी 3d²/4। तो ये रिमेनिंग एरिया ये हो जाता है, और रिमेनिंग एरिया ये हो जाएगा तो इंटेंसिटी जो होगी आई डैश वो इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के इंटू पाई/4 इंटू 3d²/4 इतना हो जाएगा। नया इंटेंसिटी जो बचा वो इंटेंसिटी कुछ ऐसा हो जाएगा। अब उस पहले की इंटेंसिटी के साथ कंपेयर करो आई और आई डैश को, तो आप कंपैरिजन से आपको यहां पे मैं लिखता हूं, जगह है इसलिए, क्या पता चलेगा, आई डैश अपॉन आई करके देखो, देखो क्या मिलता है। के कैंसिल हो जाएगा, पाई/4 कैंसिल हो जाएगा, d² कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 3/4। और इसलिए मैं बोल सकता हूं कि आई डैश इज गोइंग टू बी 3/4 आई। मतलब अब इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 3/4 आई हो जाएगी, और इंटेंसिटी 3/4 आई वो सिर्फ इस ऑप्शन में है। आप सोचोगे सर फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी, तो देखो फोकल लेंथ चेंज इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, उस रीजन को कवर कर रहे हैं ब्लैक कागज से। रेडियस ऑफ कर्वेचर या मीडियम में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होगा। चलो, अभी एक थिन ग्लास है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, थिन ग्लास लेंस है, और उसका ऑप्टिकल पावर है -8 डायोप्टर। ठीक है, फॉर लेंस पावर जो है वो है -8 डायोप्टर। इसका मतलब है कि ये 1/f जो होगा वो -8 डायोप्टर होगा। अब क्या पूछा है, ये कहां पे है, तो कि ये ग्लास रखा हुआ है हवा में, तो ये 1/f एयर जो है वो इतना है। अब इसको क्या करते हैं, हम दूसरे एक लिक्विड के अंदर ले जाते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6, यू कैन सी दिस। तो इन लिक्विड 1/f लिक्विड मिलेगा, विच इज बेसिकली n लिक्विड, n मीडियम, सॉरी ये n लेंस, n मीडियम -1, 1/r1 -1/r2। ये इन लिक्विड ऐसा लिख सकते हैं। इन एयर कैसे लिख सकते हैं भाई, n लेंस अपॉन n एयर आ जाएगा, यहां पे कुछ ऐसा हो जाएगा। चलो मैं यहां पे नोटेशन को चेंज कर देता हूं जरा सा। ये n लेंस ग्लास का ही लेंस है, तो यहां पे मैं g कर देता हूं। लेंस है ग्लास का, लिक्विड में इसका लेंस मेकर फॉर्मूला ऐसे होगा, और लिक्विड के बाद एयर में उसका लेंस मेकर फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब क्या है, इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं। चलो इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, तो रेशियो ले लेंगे तो क्या आएगा, मैं ये जो नंबर 2 है और ये नंबर 1 है, मैं यहां पे क्या करता हूं, 2/1 कर देता हूं। देखो क्या होगा, 2/1 करोगे तो क्या आएगा, तो कि 1/FA 1/FA डिवाइडेड बाय 1/FL हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और यहां पे NG/Na-1 अपॉन NG/ ये होगा लिक्विड, NL आएगा, N लिक्विड -1। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, और इसका मतलब यहां पे आएगा FL/FA, ये 1.5 -1 हो जाएगा, क्योंकि Na जो है ना वो 1 है, Ng इज 1.5, तो 1.5/1 यानी 1.5 -1 हो जाएगा। नीचे Ng इज 1.5, ये 1.6 -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, FL मिलेगा, FL
इज इक्वल टू एफ ए। 1.5 माइनस वन क्या होगा देखते हैं, 1.5 माइनस वन क्या होगा, 0.5 हो जाएगा। फिर इसका रेशियो आएगा कितना, 1.5 माइनस 1.6 यानी -0.1 अपॉन 1.6। चलिए ऐसा हो गया है। अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, देयरफॉर एफ एल इज इक्वल टू एफ ए, ये 1.6 इंटू 0.5 अपॉन -0.1 हो जाएगा। और यहां से आप क्या कर सकते हो, इनवर्स ले लो। देखो ये 1 अपॉन एफ एल हो जाएगा, 1 अपॉन एफ ए हो जाएगा, इनवर्स ले रहा हूं मैं 0.1, ये 1.6 इंटू 0.5। 1 अपॉन एफ एल होगा पावर इन लिक्विड, 1 अपॉन एफ ए होगा पावर इन एयर, और ये -0.1, 1.6, 0.5 हो जाएगा। पावर इन एयर हमको -8 दिया हुआ है, और नीचे हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 5। सो ये सब कुछ कैंसिल होके फाइनली आएगा पावर इन लेंस क्या आएगा, 1 डायोप्टर आ जाएगा। इट इज गोइंग टू बी +1 डायोप्टर। ओके, इट इज गोइंग टू बी +1 डायोप्टर। अपना ऑप्शन ए जो है दैट इज द राइट आंसर गाइस, दैट इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। Eye specialist prescribes the spectacles having a combination of convex lens। convex lens है, उसकी focal length होती है पॉजिटिव, ओके वो 40 है, एंड कॉन्टेक्ट विद कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस की बात है, एक कॉन्वेक्स लेंस है और दूसरा है कॉन्केव लेंस, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसका f1 है, इसका f2 है। f1 इज 40 सेंटीमीटर और f2 जो है वो है -25 सेंटीमीटर। तो मुझे पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन निकालना है। तो पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट पावर ऑफ लेंस 1 प्लस पावर ऑफ लेंस 2। पावर ऑफ लेंस 1 यानी 1 अपॉन f1, और ये पावर 2 यानी 1 अपॉन f2। 1 अपॉन f1 यानी 1 अपॉन 40 सेंटीमीटर है, उसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 0.4 आ जाएगा, और 25 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये 0.25 आ जाएगा, सॉरी 2.25 आ जाएगा। यस, मैंने 2.5 लिख दिया गलती से। देखिए यहां पे आ जाएगा 0.25। ठीक है, माइनस क्यों लिया, क्योंकि f2 नेगेटिव है। चलो ये क्या हो जाएगा, 10/4 हो जाएगा, और ये 0.25 यानी 1/4 होता है तो ये -4 हो जाएगा। 10/4 होता है 2.5 -4, तो ये आ जाएगा -1.5 डायोप्टर। ये हो जाएगा पावर ऑफ लेंस। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर गाइस। चलो अभी यहां पे क्या है, इस पर्टिकुलर केस के अंदर, इस पर्टिकुलर केस के अंदर कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ये दो एक लेंस है, उसके देखो लेंस है, एक का कर्वेचर है 20 वाला और दूसरे का कर्वेचर जो है वो है 30 वाला। ये दूसरी सरफेस, ये पहली सरफेस। पहली सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर और दूसरी सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर है -30 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगा रहा हूं वो आपको अब तक तो समझ में आ गया होगा, राइट। ठीक है ना। चलो अभी इट इज सिल्वर्ड एट द सरफेस विच हैज अ स्मॉलर रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां पे उसको सिल्वरिंग कर दी जाती है, दिस सरफेस इज बीइंग सिल्वर्ड। ठीक है, तो अब ये जो है अपना लेंस वो कैसे बिहेव करेगा, हाउ इट विल बिहेव। तो देखो मैं इसको क्या कर सकता हूं कि एक लेंस और एक मिरर के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है ना, ये है सिस्टम अपनी, ये है मिरर और ये है लेंस। अभी हमने देखा था इन केस ऑफ सिल्वरिंग, इन केस ऑफ सिल्वरिंग क्या होगा, 1 अपॉन एफ सिस्टम जो होता है
दैट इज 1 अपॉन एफ मिरर प्लस 2 अपॉन एफ लेंस होता है। चलिए मिरर की बात करते हैं, तो 1 अपॉन एफ एम क्या होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर बाई 2 हो जाएगा और ये 2 अपॉन एफ एल हो जाएगा। ओके, अब क्या होगा देखो यहां पे, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, ये कर्वेचर, इसकी कर्वेचर और ये लेंस की पहली सरफेस जो है उसकी कर्वेचर, वो दोनों क्या होगी, सेम होगी, इसलिए ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा 20। सो ये 1/10 प्लस 2/FL 1/FS, तो हमारे पास ये रिजल्ट नंबर 1 आ चुका है। अब देखो मैं लेंस मेकर फॉर्मूला को यूज करता हूं लेंस के फोकल लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए। ये लेंस है हमारा, ये कर्वेचर है, उसकी वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, वो है R1, और ये कर्वेचर जो है उसकी वैल्यू है R2 विच इज -30 सेंटीमीटर। लेंस कांच का बना हुआ है, बाहर हवा है, सो हियर हम डायरेक्टली लिख रहे हैं 1 अपॉन एफ लेंस इज गोइंग टू बी, कांच का लेंस है इसलिए 1.5, हवा है इसलिए 1, -1, 1 अपॉन R1 यानी 1 अपॉन 20, और ये होगा 1 अपॉन R2 यानी -30। तो यहां पे क्या मिलेगा, 1.5 माइनस 1 यानी 1 अपॉन 2, 0.5 है इसलिए, और ये हो जाएगा 30-20 यानी एलसीएम आएगा 60, 3 प्लस 2 आ जाएगा। तो मुझे यहां से 2/FL की वैल्यू क्या मिलेगी, तो 5/60 हो जाएगा और ये 1/12 हो जाएगा। 2/FL का वैल्यू 1/12 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब फ्रॉम 1 एंड 2 क्या करेंगे, देखो फ्रॉम 1 एंड 2 1/10 प्लस 1/12 हो जाएगा। बस यहां से आप FL की वैल्यू निकाल सकते हो। FL की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू 12 अपॉन 10 प्लस 12 यानी 22, सो 120/22। सो दिस FL क्या हो जाएगा, 120 का आधा 60, 22 का आधा 11। सो लेंस की फोकल लेंथ, ये सिस्टम की जो फोकल लेंथ होगी, अपनी सिस्टम की जो फोकल लेंथ होगी 1/FS, ये FS है, हाँ, वो क्या आएगा 60/11 आएगा। तो 60/11 क्या आया, देखो पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, तो पॉजिटिव आया, ठीक है। तो पॉजिटिव अगर फोकल लेंथ होती है कोई भी मिरर के लिए, तो वो मिरर कैसा होगा, तो वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो 60/11 और कॉन्वेक्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। यूजुअली ट्रेडिशनली हम क्या करते हैं, मिरर के लिए फोकल लेंथ, कॉन्केव मिरर के लिए फोकल लेंथ को नेगेटिव ट्रीट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आंसर आएगा। सो इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर with the focal length of क्या 60/11 गाइस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पे। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, तो उसकी एक सरफेस कॉन्वेक्स होती है और दूसरी सरफेस होती है प्लेन, इसको कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसके लिए R1 जो होता है वो R होता है, लेकिन R2 जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, ओके, ऐसा होता है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लेन सरफेस को हम क्या कर देते हैं, सिल्वर्ड कर देते हैं। इस प्लेन सरफेस को हम सिल्वर्ड कर देते हैं। अगर इसको सिल्वरिंग कर दिया तो क्या होगा, देखो इसका सिल्वरिंग कर दिया तो क्या होगा, तो अपने अभी यूज करते हैं जो फॉर्मूला, सिस्टम का फॉर्मूला। जब भी सिल्वरिंग किया जाता है तब हमको क्या करना होता है, ये अपने ओरिजिनल जो लेंस को सिल्वर्ड किए हुए लेंस को हम एक लेंस और दूसरा मिरर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम एज्यूम कर सकते हैं। तो लेंस के लिए क्या होगा, 2/FL होगा और मिरर के लिए 1/FM, ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पे मिरर फ्लैट मिरर है, फ्लैट मिरर का फोकल लेंथ होता है इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट अगर आप FM रख दोगे तो यहां पे 2/FL आ जाएगा। द रीजन इज वेरी सिंपल दैट FM इज इनफाइनाइट।
1/fs। तो सिस्टम का जो फोकल लेंथ मिलेगा मुझे वो क्या मिलेगा, FL/2 मिलेगा। सिस्टम का जो फोकल लेंथ मिलेगा वो FL/2 मिलेगा। FL की वैल्यू हमको 20 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे के रखी है, देखो। तो FS इज इक्वल टू 20/2, मतलब ये होगा 10 सेंटीमीटर। ओके, इज दैट परफेक्टली अंडरस्टूड गाइस? चलो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेज आर सीन बाय द आईज। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूं, मेरे आजू बाजू जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उसको मैं इजीली देख पाता हूँ, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट देखता हूँ अलग अलग, तो क्या होता है, हर एक का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होता है तो अपने इस फॉर्मूला को देखो ध्यान से, मिरर फॉर्मूला या लेंस फॉर्मूला जो भी है, ये लेंस फॉर्मूला है। तो लेंस फॉर्मूला में यू कंटिन्यूसली चेंज होता है, और यू कंटिन्यूसली चेंज होने की वजह से अपने आंख के जो सिलियरी मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आंख को कंप्रेस स्ट्रेच उसके लेंस को करते रहते हैं। मतलब यहाँ पे फोकल लेंथ भी चेंज होती है, यू और एफ चेंज होते हैं सो दैट ये वी कांस्टेंट रहे, क्योंकि अपनी आंख के लेंस से अपने रेटिना जो होता है उसका जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है। तो ये जो पैरामीटर है इमेज डिस्टेंस वाला पैरामीटर, बिकॉज आंख के लेंस से रेटिना का जो डिस्टेंस होता है वो होता है इमेज डिस्टेंस, और वो इमेज डिस्टेंस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। अंडर वाटर स्विमर कैन नॉट सी वेरी क्लियरली इवन इन एब्सोल्यूट क्लियर वाटर। बहुत पानी क्लियर है फिर भी स्विमर देख नहीं पाता। द रीजन इज सिंपल, पानी के अंदर अलग अलग जगह पे आप देखने की कोशिश करोगे, अलग अलग जगह पे अलग अलग व्यू मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आइस की जो फोकल लेंथ है ना वो चेंज करने में बहुत ही परेशानी होगी। मतलब अपने हवा में जितनी रेंज होती है अपनी आंख की फोकल लेंथ को चेंज करने की, पानी के अंदर आंख की फोकल लेंथ को चेंज करने की रेंज जो है ना वो बदल जाती है। समझिए, पानी के अंदर क्या होता है, देखिए ये अपना आंख का लेंस है, फॉर एग्जांपल दिस इज द लेंस ऑफ आवर आई। तो अगर पानी के अंदर हम है तो आंख की लेंस के अंदर जो भी मटेरियल होगा, इसको हम इसलिए मसल्स का मटेरियल बोलेंगे, ये मसल्स है आंख के अंदर, ठीक है। और बाहर होगा वाटर, और ये आंख का लेंस है, आई लेंस। तो ये तीन अलग अलग मटेरियल है, तो तीन अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुए, और तीन अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाते हैं तो ये सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। मतलब अपनी आंख की जो रेंज होती है एकोमोडेट करने की, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को देखने की, वो रेंज जो है ना वो बहुत छोटी हो जाती है, और उसकी वजह से अपने क्लियरली नहीं देख पाते। तो बिकॉज ऑफ द चेंज इन द फोकल लेंथ इन द आईज ऑफ द लेंस, ये इज द राइट आंसर, ये उसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई। अभी देखो हाइपरमेट्रोपिक दिया हुआ है, याद रखना ये ट्रिक दे रहा हूं, फॉर हाइपरमेट्रोपिक आई। ओके, द लेंस विच इज टू बी यूज्ड, उसका पावर ऑफ लेंस नीडेड वो क्या होता है, तो कि 100 अपॉन न्यू नियर पॉइंट। इसको, इस फॉर्मूला को याद रखना। तो देखो 100, नया नियर पॉइंट क्या है, 40 है भाई, नया नियर पॉइंट है 40। तो 100/40 10/4 हो जाएगा 2.5। तो 2.5 डायोप्टर वाला मुझे नया लेंस चाहिए अगर मुझे हाइपरमेट्रोपिक आई का करेक्शन करना है तो, ठीक है। ये याद रखिएगा, फॉर हाइपरमेट्रोपिक आई करेक्शन वाला जो लेंस होता है उसका पावर 100 अपॉन नया नियरर पॉइंट। हाइपरमेट्रोपिक आई क्या होती है वो समझ लीजिए। हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए ये हाइपरमेट्रोपिक आई जो होती है उस आई के लिए नियर पॉइंट और फार पॉइंट उसका क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। लेकिन नियर पॉइंट जो 25 सेंटीमीटर पे होना चाहिए वो शिफ्ट होके कोई अलग वैल्यू पे चला जाता है, x सेंटीमीटर पे चला जाता है, हमेशा याद रखिएगा। हाइपरमेट्रोपिक आई में नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर पे होना चाहिए, लेकिन वो शिफ्ट होके कहां चला जाएगा, x सेंटीमीटर पे चला जाएगा, वाइल फार पॉइंट जो है वो उसका इनफाइनाइट पे रहेगा। अगर मायोपिक आई है,
मायोपिक आई है, तो ऐसे सिचुएशन में उसका नियर पॉइंट और फार पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो नियर पॉइंट उसका 25 सेंटीमीटर ही रहेगा, लेकिन उसका फार पॉइंट इनफाइनाइट से नजदीक आ जाएगा कोई x सेंटीमीटर पे। यानी पहले वो इनफाइनाइट तक देख पाता था, अब सिर्फ ये x सेंटीमीटर तक ही देख पाएगा। इसलिए उसका क्या हो जाता है, एक नियर चीजों तक देख पाता है, दूर की चीजों में देखने में प्रॉब्लम हो जाती है। और ये हाइपरमेट्रोपिक में क्या हो जाता है, फार पॉइंट ठीक है, इनफाइनाइट तक देख सकता है, लेकिन नियर पॉइंट जो 25 सेंटीमीटर के बियॉन्ड देखना चाहिए, अब ये भाई साहब x सेंटीमीटर के बियॉन्ड देखेंगे, ठीक है, उससे बियॉन्ड देखेंगे। तो यहाँ पे ये हाइपरमेट्रोपिक और मायोपिक आई का मैंने कंसेप्चुअल चीज यहाँ पे समझाया, और उसके लिए करेक्शन लेंस के लिए ये फॉर्मूला आप ट्रिक के तरह याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस विद द फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ है 1 सेंटीमीटर। आईपीस का फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर। ट्यूब लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा? तो फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, L इंटू डी अपॉन FO इंटू एफ, ये फॉर्मूला है। L की वैल्यू यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, डी होगा 25 सेंटीमीटर, FO और FE का प्रोडक्ट होगा 2, तो ये आ जाएगा 250। सो अपना आंसर होगा 250। 250 वुड बी द मैग्निफिकेशन ऑफ दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फाइनल इमेज इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या होगी? देखो, ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ये पहला एक लेंस होता है, मैं रफ फिगर बना रहा हूं। फिर यहाँ पे एक और लेंस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, आईपीस कहते हैं। फिर यहाँ से दूर से पैरेलल रेज आते हैं और वो इंटरसेक्ट होके यहाँ पे आएंगे, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, और फिर फाइनल इमेज जो मिलेगी वो यहाँ पे मिलेगी मुझे। फाइनल इमेज को देखो लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ा है, स्ट्रेचिंग करना पड़ा है। स्ट्रेचिंग करना पड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्चुअल इमेज होगी, और ये देखो इन्वर्टेड है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अगर मान लो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, बहुत दूर है, इसलिए मैंने इसको पैरेलल रेज कंसीडर किया है, तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये वर्चुअल इमेज मिलेगी और इन्वर्टेड मिलेगी, ठीक है। अगर ये प्राइमरी इमेज है, देखो इसको कहते हैं प्राइमरी इमेज। अगर कोई पूछता प्राइमरी के कंपेयर में क्या होता, तो प्राइमरी उल्टा है तो ये भी उल्टा है, तो प्राइमरी के कंपेयर में वो इरेक्ट होती, लेकिन वर्चुअल तो होती है, ठीक है। लेकिन हमको ऑब्जेक्ट के कंपेयर में बोला हुआ है, इसलिए हमने क्या बोला, वर्चुअल और इन्वर्टेड। चलो, अब स्मॉल टेलीस्कोप है जिसका ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है एफओ। एफओ क्या है, 144 सेंटीमीटर है, और आईपीस का फोकल लेंथ है 6 सेंटीमीटर। और सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस? देखो, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस के बीच का सेपरेशन, बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस क्या होगा? उसको बोला जाता है एफओ प्लस एफई। तो एफओ है 144, एफई है 6, तो ये 150 सेंटीमीटर, या फिर मीटर में लिखो तो 1.5 मीटर हो जाएगा। सो दैट्स आंसर गाइस, 1.5 मीटर। चलो, reflecting telescope has a large mirror for its objective with a radius of curvature equal to 80 centimeter. So radius of curvature of the objective is 80 centimeter. रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, देखिएगा ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, इसलिए ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ यहां से मिल जाएगी, वो हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप हमको ढूंढना है, और फोकल लेंथ जो है आई पीस की वो है 1.6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो फॉर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन करेंगे? जस्ट अ मिनट गाइस। हाँ,
चलिए शुरू करते हैं फिर से। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन करेंगे, बस यहाँ पे यही क्वेश्चन है। तो मैग्निफिकेशन होता है FO अपॉन FE। तो FO हो जाएगा 40 और FE हो जाएगा 1.6। सो ये हो जाएगा 400 अपॉन 16। ओके, सो 4 इंटू 100 और 16 यानी 4 इंटू 4। सो ये आंसर आ जाएगा 25। सो इसका जो मैग्निफिकेशन मिलेगा दैट विल बी 25। ओके, एंड दैट्स ऑल गाइस। यहाँ पे सारे क्वेश्चन आज के खत्म हो गए। ठीक है, मैंने हर एक टॉपिक पे कम से कम एक क्वेश्चन और कम से कम एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश की हुई है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। एंड जस्ट इस पर्टिकुलर लेक्चर को फिर से एक बार देख लीजिएगा, ये जरूरी हो जाएगा। इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन ये एक्चुअली इजी होते हैं अगर फॉर्मूला अच्छी तरह से हमको आपको अप्लाई करना आए तो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द गाइस, दैट्स ऑल गाइस। आज के लिए यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ। मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में फ्राइडे को, यानी कल। टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट।